और हुकूमत पाकिस्तान ने अगले 3 साल के माशी प्लान्स टारगेट किए हैं और हम हर थोड़े दिन बाद ये देखते हैं कि ये टारगेट्स प्लान किए जाते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, पॉलिसी साजी की बारी आती है, फिर अमल दरामद की बारी आती है, तो उसमें खासी रुकावटें और खासी मुश्किल हमें दिखाई देती है। साल के आगाज़ पर भी उड़ान पाकिस्तान प्लान का ऐलान हुआ था और इन 10 माह में उस प्लान के अनाउंसमेंट के बाद हमने अपनी एक्सपोर्ट्स में कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं देखा और उसके बावजूद भी इस माली साल के लिए जो अपना पहला क्वार्टर अब गुजार चुका है, जो टारगेट अब सेट किया गया है अगले 3 साल को मद्देनजर रखते हुए, ये सिर्फ गुड्स का जो टारगेट है सर्विसेज को हटा के वो $35 अरब से ज़्यादा का है, यानी $35 अरब से ज़ायद की अशिया पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट की जाएंगी। अब कैसे, ये अपनी जगह बहरहाल एक सवाल है। फिर उसमें सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स भी शामिल कर लें जिस पर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिलाई करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, तो वो भी $8 अरब से ज़ायद बनती हैं, यानी $44 अरब की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान सिर्फ इस साल करने जा रहा है, जबकि पिछले माली साल में कोई $32 अरब की एक्सपोर्ट के अराउंड पाकिस्तान का फिगर मौजूद था। तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? अभी तक हम अपने ट्रेड डेफिसिट को रेमिटेंसेस के जरिए कवर अप करते आ रहे हैं। पिछले साल हमने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस देखी, तो इस साल अब मजीद एक्सपेक्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कर लिया है कि 44 से $45 अरब की ये रेमिटेंसेस पाकिस्तान को मौसूल होंगी, जिससे फिर ट्रेड डेफिसिट को मैनेज किया जाएगा। इंपोर्ट बिल हमारा ज़ाहिर मुस्तकिल बुनियाद पर बढ़ता रहता है, चूँकि जो हमारी एक्सपोर्ट है वो इम्पोर्ट लेड एक्सपोर्ट है, तो अब इस इम्पोर्ट को कैसे हमें कंट्रोल करना है, अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है, ये 3 साल हदफ तो बहुत दूर की बात है, पहले इस 1 साल हदफ को कैसे हासिल करना है, कौन सी पॉलिसीज चाहिए होंगी, क्या प्लान चाहिए होगा, क्या स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड होगी, इस पर हम बात करेंगे। साहब साबिक मुशीर हैं वजारत खजाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 35-36 अरब डॉलर की सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट और फिर $8 अरब से जायद की सर्विसेज एक्सपोर्ट, ये कैसे मुमकिन हो सकेगा 44-45 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट, जब 4 महीने गुजर चुके हैं, कोई खातिर ख्वाह नताइज इन 4 महीनों के नहीं आए एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से? खाकान साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुल्क ने भी तरक्की की है उसने अपने एक्सपोर्ट टू जीडीपी को बहुत बढ़ाया। पाकिस्तान का 10% है एक्सपोर्ट टू जीडीपी। अगर मैं हैरान कुन फिगर रखूं तो इट बॉदर्स मी। 10-15 साल पहले के फिगर देखता हूं तो 16% ऑफ द जीडीपी हम एक्सपोर्ट कर सकते थे। सो यू हैव बिकम एन इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी। योर कंपिटिटिवनेस टू compete in the world has gone down. And that is the main issue. It is not your import to GDP जो 22-23-24% के इर्द गिर्द है, वो उतना बड़ा मसला है। अगर आप इर्द गिर्द के ममालिक को देखें तो 22% से लेके आई थिंक जो वियतनाम है 80-90% ऑफ इट्स इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट करता है। That is the East Asian miracle, that's the Chinese miracle, that's what India and Bangladesh have also done. So ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अगर आप वाकई ही टारगेट मैक्रो लेवल पर सेट करें, दैट्स द इजियर थिंग टू डू, राइट। मैं ये कहूं कि मैं ये करना चाहता हूं 42, 50, 60 अरब डॉलर, आपको उसकी जुजियात में जाकर ये बताना पड़ेगा कि आप कौन कौन से सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट टारगेट सेट कर रहे हैं। ये जो मुल्क जिन्होंने ये एक्सपोर्ट किए हैं वो 30 से 35% अपने जीडीपी का इन्वेस्ट कर रहे थे इन ममालिक में। ये कॉमन थीम है, ये सबसे पहली चीज है। पाकिस्तान का 13.8% है इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो। सो किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए ये नंबर 1 चीज है। नंबर 2, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप प्रोडक्टिविटी लेवल्स कैसे चेंज करेंगे। पैदावारी सलाहियत ही बढ़ानी है ना। 1 + 1 cannot be 2, it has to be much beyond 2। जैसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं, उसमें हम जब ग्रोथ का फॉर्मूला देखते हैं तो वो जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, फ्रिक्शनलेस इकोनॉमी, मतलब ये है ना प्रोडक्टिविटी के, उसका क्या मतलब है कि कारोबार करना आसान कैसे होगा। ये हैं वो चीजें जो पैदावारी सलाहियत को इम्पैक्ट करती। एनर्जी एफिशिएंसी कैसे आएगी, ये हमने जरूर किया इस दफा कि एक अच्छी बात है कि हमने कहा 22 रुपए में बिजली देंगे अगर आप पिछली दफा से ज्यादा के यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे। दैट्स अ गुड वे टू थिंक अबाउट इट। पर पूरा एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म करके, अब गैस तो चूंकि महंगी की है तो एक तरफ से वो बढ़ी है कैप्टिव में कीमत, बट वो कैप्टिव वाले जो हैं वो शिफ्ट नहीं किए। मैंने कई दफा कहा था दे विल नेवर शिफ्ट ऑन टू द ग्रिड, दे विल गो एंड डू समथिंग एल्स। बगास से बना लें, सोलर लगा लें, जो मर्जी कर लें, सो दे विल मूव देयर। फिर एक्सचेंज रेट एंड ट्रेड पॉलिसी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। आप ये याद रखिए कि आपने एक्सचेंज रेट को कभी भी, जैसे कहते हैं ना, वेल रेगुलेटेड मार्केट पे नहीं छोड़ा। हमेशा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी इंटरवेंशंस हमने की हैं, और दूसरा हम ये समझते हैं कि अ स्ट्रॉन्गर एक्सचेंज रेट shows a good economy. It's the other way. A good economy ultimately manages your exchange rate because फरावानी हो जाती है हार्ड करेंसी की आपके मुल्क में। So वो पॉलिसी
अभी भी मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान का रियर है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज, वो 100 से ऊपर चला गया है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर एक्सचेंज रेट रिजीम। स्टेट बैंक हैज टू रियली टेक केयर ऑफ दिस। ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क वो क्या होगा आखिर आपका? फिर जो इन्वेस्ट करना है लॉजिस्टिक्स में, मैंने शुरू में ही कहा था कि वो सेक्टोरल चीजें बतानी पड़ेंगी, और पाकिस्तान के ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आपके घर पहुंचती है गोभी और वो चलती है फार्म से, तो 10 से 30% ज़ाया हो जाती है। कोल्ड चेन्स का फ्रेमवर्क जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करता। फिर मेनली आपके कारोबार हैं क्या यार मुल्क में? वो हैं आपके, अभी जो सर्वे हुआ तो 7 मिलियन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अरबाब साहिब 90% तो एसएमईज हैं, उनमें से 1,74,000, ठीक है, 1,74,000 के पास फॉर्मल फाइनेंस है। पूरा कितना है? 7 मिलियन, उसमें से 90% चले 6 मिलियन है, 5 मिलियन है, 1,74,000 के पास फॉर्मल फाइनेंस है, तो वो कैसे क्रिएट होगा? और फिर न्यू मार्केट्स, चाहे वो एफटीएस के जरिए हों, आसियान है, अफ्रीका है, सेंट्रल एशिया है, ये सारे ट्रेड मिशंस की स्ट्रेंथनिंग जो है वो कैसी होगी? और फिर एक गवर्नेंस, एक्सपोर्ट गवर्नेंस का जो पूरा फ्रेमवर्क है, और आखिर में आज की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये भी ज़हन से निकाल दीजिए कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जो इफादियत है वो ख़त्म हो गई है। ये एक मिसनोमर है दुनिया में कि ऐसा है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो पूरा तब्दील हो गया है। मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, मैंने कभी भी किसी फोरम पे नहीं की, आपके साथ कर रहा हूँ। देखिए, रोल ऑफ गवर्नमेंट है कोलैबोरेटिव इटरेटिव एंगेजमेंट विद द प्राइवेट सेक्टर। पहले होता था टॉप डाउन, सो दिस इज योर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, राइट इट। ऑब्जेक्टिव क्या है? जॉब क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये नहीं है। स्ट्रक्चरली इकोनॉमी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी के क्या मेजर्स हैं, ग्रीन ट्रांजिशन कैसे हो रही है। कंपटीशन पॉलिसी, पहले ये होता था कि मोनोपोलीज हैं, कॉस्ट ड्राइव होगी। आज है ओपन मार्केट कंपटीशन और बैरियर्स टू एंट्री को आप कैसे दबाते हैं। मैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेमवर्क आपके सामने रखा हूं। फिर पहले होता था कि जिसे कहते हैं कॉजल एनालिसिस पे डिपेंडेंट होते थे, आज आप हैं कॉजल इन्फ्रेंसेस के कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक ड्रिवन होंगी आपकी। और आखिर में एक स्टैटिक और फिक्स टारगेट्स होते थे, आप पहले चलते थे। नाउ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी टुडे इज अ डायनामिक, रिस्पॉन्सिव, टेक्नोलॉजिकली वेरी क्विकली चेंजिंग इकोनॉमी। ये हैं ग्लोबल शिफ्ट्स जो डिफाइन करेंगे कि अगर हम वाकई ये कर सकें। एस्पिरेशन ऑन द मैक्रो टारगेट्स इज राइट। हमने आज उसकी जुजियात में जाकर एक गुफ्तगू कर ली कि अगर इनको अमली जामा पहनाना हो। मैं आज भी ये समझता हूँ पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर हैज टू रियली रैंप अप इट्स कैपेबिलिटी। अगर ये सारे काम करने हैं, उस डेप्थ से करने हैं और उस क्वालिटी से करने हैं। वक्त और स्पेस आइडियल है, IMF की एंगेजमेंट अच्छी चल रही है, मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क में मौजूद है। रियली होप कि हम ये सब काम करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।